ज़िंदगी में अगर चैलेंज ना हो तो फिर ज़िंदगी किस काम का। तो स्वाभाविक है इसमें सामंजस्य और समन्वय बनाना पड़ता है। कोई भी इंसान अगर चाह ले कि मुझे यह करना है, तो वह फिर होकर रहता है। बिहार के जमुई जिले के एक छोटे से गांव से आने वाले एसडीएम अनिल दास की कहानी भी बड़ी ही रोचक है। एक साधारण से परिवार में जन्मे अनिल दास की पढ़ाई लिखाई अपने ही गांव के स्कूल में हुई। फिर छोटे से गांव से निकलकर बिहार प्रशासनिक सेवा में आने तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। पहले ही अटेम्प्ट में बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना और फिर अच्छे रैंक लाकर बिहार प्रशासनिक सेवा में एसडीएम के पद पर कार्यरत हो जाना इतना आसान नहीं था। एसडीएम अनिल दास के जीवन की कहानी आज हम उन्हीं के जुबान से सुनेंगे और जानेंगे कि अगर जीवन में कितनी भी रुकावट हो लेकिन गोल सेट हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अनिल दास उन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने जीवन के ऐशो आराम को त्याग कर दिन रात यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं। अपने कार्यशैली को लेकर के हमेशा चर्चा में रहने वाले मुजफ्फरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी के साथ अभी हम मौजूद हैं। आज सरैया अंचल अंतर्गत निरीक्षण करने सर आए थे। आज इनके कार्यशैली और बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे इनके साथ। सबसे पहले मुजफ्फरपुर नव में सर स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, लगातार देखा जाता है कि आप अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। किस तरीके से एक तरफ परिवार, एक तरफ ज़िम्मेवारी, एक तरफ छात्रों को मोटिवेट और एक तरफ अपनी कार्य करना, कितना चैलेंजिंग समझते हैं? ज़िंदगी में अगर चैलेंज ना हो तो फिर ज़िंदगी किस काम का। तो स्वाभाविक है इसमें सामंजस्य और समन्वय बनाना पड़ता है। कोई भी इंसान अगर चाह ले कि मुझे यह करना है, तो वह फिर होकर रहता है। बशर्ते आपके अंदर वो जिजीविषा, वो जुनून, वो जोश होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में चुनौतियाँ भरी पड़ी रहती है, ख़ासकर चाहे अनुमंडल पदाधिकारी जैसे पदों को आप अगर हैंडल करते हैं, तो आपको हमेशा अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए आप कहीं भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो, उसके लिए सभी पदाधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, सभी थाना प्रभारियों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। आए दिन मुज़फ्फरपुर में जो भी समस्याएँ आई है और हम लोग कोशिश किए उसका निदान करें और बड़ी से बड़ी घटनाओं को भी हम लोग अ, होने से पहले ही उसको हम लोगों ने शिथिल कर दिया। तो स्वाभाविक है कि आपकी तत्परता, आपकी सजगता इसमें आपको आगे ले जाती है। तो इसी में समय निकालना पड़ता है और बच्चों के बीच भी एजुकेशन को लेकर ख़ासकर सिविल सर्विसेज़ का प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, कोविड के पहले ही हॉलिडे या संडे जैसे दिनों में भी मेरा एक फ्री क्लासेस यहाँ पे होता था बच्चों के बीच में। अभी फ़िलहाल बंद है, ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब मेरा एक है एसडीएम डॉक्टर अनिल कुमार दास यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही काफ़ी बच्चे उससे लाभ ले रहे हैं और अल्टरनेट या कभी एवरीडे भी यूट्यूब चैनल पे कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आता हूँ और बच्चे उसको देखते हैं और उससे मोटिवेट होते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं। तो ये सब चीज़ों को बच्चों को मिल रहा है, कोशिश रहती है कि कुछ अच्छा बच्चों के लिए भी कर सकूँ। आपको बता दें कि एसडीएम सर लगातार सोशल मीडिया पे भी यूट्यूब चैनल है इनका। आपसे आप लोगों से जो ऐसे छात्र जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनसे मुजफ्फरपुर नाउ की टीम भी अपील करती है कि एसडीएम डॉक्टर अनिल कुमार दास चैनल से ज़रूर जुड़े और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स वीडियो उस पे अपलोड रहते हैं और उससे आप फ़ायदा उठा सर, क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर जैसे शहर में इतनी ज़्यादा कहीं न कहीं उत्तर बिहार की घोषित राजधानी मुजफ्फरपुर कही जाती है, इस जगह में काम करना और साथ में छात्रों के साथ जीवन शैली के साथ निकलना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जीवन में संघर्ष है और ख़ासकर मुज़फ्फ़रपुर में चूँकि एरिया बड़ा है और काफ़ी दूर तक फैला हुआ एरिया है, तो समस्याएँ ज़िंदगी में आती हैं और उसको निदान भी करते हैं। चैलेंज है, चैलेंज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और कहीं भी चाहे आप स्टूडेंट लाइफ़ में भी अगर रहे हों, तो सिविल सर्विसेज़ भी आसान नहीं है क्रैक करना, वो भी एक चैलेंज है। तो हमने उस चीज़ को देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहकर बच्चे क्रैक कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है, जब आप सर्विस में आते हैं और चैलेंज आपको मिलता है, उसको अवसर के रूप में लेना चाहिए। उसको अच्छे से अगर आप काम करते हैं, तो यकीनन आपको सफलता मिलती है। तो उसी राह पे और उसी चैलेंज के साथ हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कार्यों पे खरा उतरूँ। जमुई जिले के एक छोटे से गाँव से काफ़ी ज़्यादा
नक्सली एरिया का है पहले था, वहाँ से निकल कर के और अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर कार्यरत होना, कितना बड़ा सर संघर्ष ये सफ़र रहा था? सबसे पहली बात है कि जमुई नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, हालाँकि अब वो नहीं रहा समय। उस समय ख़ासकर मैंने जो देखा है, महसूस किया है कि कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं थे, ना ही बीपीएससी कोई क्रैक किया था, किसी पद को सुशोभित किया था। लोग पहले एक भ्रम भी था कि बीपीएससी आसान नहीं है निकालना, बीपीएससी उन्हीं का होता है जो अमीर के बेटे होते हैं, पैसे से रिज़ल्ट होता है, आम साधारण इंसान से ये सब संभव नहीं है। लेकिन एक मिथक थी, जो मिथक को ख़ासकर माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान जो अभी हैं, 2005 के बाद जब इनका कार्यकाल आया, तो एक लोगों में भी आस जगी थी। उस समय नीट एंड क्लीन और साफ़-सुथरा बीपीएससी का उस समय से आज तक जो एक भ्रम था कि किसी तरह से ऐसा हो जाता है, तो ये सब मिथक था, ये सब टूटा है। क्योंकि जब हम जैसे आम इंसान अगर उस घर, उस परिवेश, उस ग्रामीण क्षेत्रों से अगर निकल कर आते हैं और उस पद को सुशोभित करते हैं, तो लोगों में एक मिथक थी, वो टूटा है। इसके बाद मेरे रिज़ल्ट के बाद 15 ऐसे बच्चे वहाँ से निकले हैं जो बीपीएससी को क्रैक किया है, और उन लोगों में ये धारणा जो बनी हुई थी कि नहीं, अमीर के बच्चे हो सकते हैं, पैसे से हो सकता है, ये सब मिथक टूटा है। और उसके बाद से इतने बच्चे वहाँ से रिज़ल्ट दिए हैं, तो और लोगों में एक ललक बनी है कि अगर ये कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो सिविल सर्विसेज़ की ओर रुख बना है और लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी मेधावी छात्र वहाँ से हैं और इस ओर आ रहे हैं। मैं तो यह भी कहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उसे निखारने की और उसे पहचानने की आवश्यकता है। सर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है। आपको हम बता दें कि लगभग जब इनका क्लास चलता था हॉलीडे के समय, तो फिर संडे के दिन जब क्लास करते थे तो लगभग स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र से ही आते थे और लोगों में जज्बा भी रहती थी। उस पे हमने स्टोरी कवर की थी। तो सर क्या लगता है कि वैसे छात्र जो आपसे इंस्पायर हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे छात्रों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कई छात्रों से मिला हूँ, कई छात्रों को मैंने कहा हूँ कि अगर आप सक्षम नहीं हैं, आप स्वाभाविक है गरीबी और अमीरी, तो अगर कोई उस घर से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, जहाँ जिनके घर सब कुछ संपन्नता से भरपूर हो, वैसे छात्र जो गरीब हैं, जिन्हें आर्थिक सहयोग कहीं से नहीं मिल पा रहा हो, तो सबसे पहले एजुकेशन के क्षेत्र में मैं ज़रूर कहूँगा कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर नहीं जुड़ पाएँ, कहीं नहीं पढ़े हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप देखिए और हमारी क्लासेस जो समय-समय पर आता है, उसको आप ज़रूर करें। और जिन्हें लगता है कि हम बुक भी नहीं खरीद सकते हैं, तो संपर्क करें। हम लोग इकट्ठे ऐसे एक प्लेटफ़ॉर्म को तैयार करेंगे, जहां आप उससे लाभ ले सकते हैं। और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों से मेरा एक अपील होगा कि आप में भी प्रतिभा वो है, आप आगे आएँ और कम से कम सपना ज़रूर देखें, हम भी अधिकारी बन सकते हैं। अगर आप सपना देखते हैं, तो सपना को सिर्फ़ सजाना नहीं है, सपने को लक्ष्य में तब्दील करना है। यकीनन आप सफल हो सकते हैं। सर अनुमंडल पदाधिकारी की अगर बात की जाए तो अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर रहते हुए, है ना? और आप कितनी बहुत ज़्यादा कोई कोचिंग संस्थान में मेंटर के तौर पे भी जाते हैं, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग समझते हैं समय परिवार के लिए, स्टूडेंट के लिए और फिर क्षेत्र में भ्रमण के लिए? लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लोग कहते हैं कि आपका कार्यशैली को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहता है, तो क्या लगता है कैसे इस सब चीज़ों को सर आप हैंडल कर पाते हैं? रही बात जहाँ तक किसी भी फैमिली लाइफ़ में अगर कोई दाम्पत्य जीवन में जी रहा है और अपने नौकरी में भी है और ख़ासकर एसडीएम जैसे पद को सुशोभित कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि फैमिली से भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप जो कार्य कर रहे हैं और लगता है कि फैमिली में समय नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने प्राइवेट समय को, आप अपने निजी ज़िंदगी के समय को कम दें और उससे निकाल कर अगर ये सब कार्य करते हैं और फैमिली का सपोर्ट रहता है, सहयोग करता है, तो उस एक एनर्जी और आता है कि फैमिली वाले भी समझ रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है फैमिली का सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था। एक मेरी सोच रहती है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो फैमिली का जब सपोर्ट होता है, तो दुगने एनर्जी से यह कार्य किया जा सकता है। तो यकीनन मैं फैमिली को भी धन्यवाद देता हूँ कि सहयोग के माध्यम से एक हम जो भी कार्य करते हैं, किसी को अगर बेनिफिट देते हैं, किसी के प्रति अगर हमारा कुछ अच्छा विचार आता है, तो उसके लिए कहीं न कहीं एक कोऑर्डिनेशन जो होता है हर फैमिली के साथ, सर्विस के साथ,
कि कोऑर्डिनेशन बनाकर हम इस कार्य को करते हैं। सर आपके व्यक्तिगत जीवन की अगर बात की जाए तो बचपन लाइफ से और एजुकेशन लाइफ में आने का सफ़र कितना ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा? 10th हुआ होगा, 12th ग्रेजुएशन कैसे और बचपन में सर किस किस तरह का सेक्शन था? मैं प्राइमरी एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्रों से ही पढ़ा है। आज के डेट में तो काफ़ी अच्छे स्कूल बन गए हैं, टेबल कुर्सी बेंच भी है और आपके पक्के मकान हैं। उस समय पक्के के मकान तो थे, लेकिन फर्श वो मिट्टी का ही था, टेबल कुर्सी नहीं था। उसमें बोरा पर बैठ के पढ़ाई होती थी। उस समय हम लोग ने देखा है कि हमारे जो टीचर हुआ करते थे, अगर क्लास को अब्सेंट करते थे तो काफ़ी पिटाई लगती थी। अब तो बच्चे को मार भी नहीं सकते हैं, पीट भी नहीं सकते हैं। तो डर से भी हम लोग होमवर्क करते थे और समय पर स्कूल भी जाते थे। रही बात जहाँ तक बहुत अच्छे संपन्नता के साथ हमारा चूँकि परिवार नहीं था कि हम अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं या किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम वैसे ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़कर निकले और कभी सपना ये नहीं देखा था बचपन से कि हमें सिविल सर्विसेज में ही जाना है। चूँकि हमें कोई बताने वाले नहीं थे, कोई मार्गदर्शन देने वाले नहीं थे कि बीपीएससी या सिविल सर्विसेज कुछ होता भी है। चूँकि जब जागो तभी सवेरा, मैंने ग्रेजुएशन के समय यह आया कि ग्रेजुएशन करने के बाद बीपीएससी और सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने जाना। उसके पहले मैं पीजी कर रहा था और पीजी के बाद मेरा नेट जेआरएफ भी हो गया और इसके बाद मैं पीएचडी पटना यूनिवर्सिटी से किया। उसी दरमियान बहुत बार से वैकेंसी बीपीएससी की नहीं आ रही थी और बीपीएससी 48वीं से 52वीं वैकेंसी आई। तो मेरे एक फ्रेंड थे, बोले कि आप पटना कॉलेज में पढ़ा भी रहे थे, चूँकि लेक्चरर के रूप में मेरा प्रिपरेशन जारी था। उसी समय एक फ्रेंड बताया कि बीपीएससी का वैकेंसी आया तो भरना चाहिए। बोले यार मेरा तो झुकाव इधर नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश किया और बीपीएससी का फॉर्म फिल अप कर दिया और 108 मार्क्स मेरा जो प्रीवियस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है बीपीएससी का उसमें आया। और फिर मेंस, चूँकि एक पेपर उसमें 2 पेपर मेंस होता था, एक हमारा पॉलिटिकल साइंस जो मैंने ग्रेजुएशन से और पीजी से किया था, एक एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट रखा। दोनों सब्जेक्ट में उम्मीद नहीं था कि इतना बेहतर होगा और मैंने अपना प्रिपरेशन जारी रखा और अच्छे से उसको किया। तो 6 मंथ में मेरा मेंस कंप्लीट हो गया और पीटी के दौरान ही मेरा, चूँकि पॉलिटिकल साइंस पर पकड़ था, उस पे अच्छे से तैयारी किया हुआ था और यकीन नहीं होगा कि 812 नंबर मेरा मेंस में सिर्फ़ आया और 100 मार्क्स इंटरव्यू में। तो इतना अच्छा मार्क्स और इतना अच्छा रैंक आना उम्मीद नहीं था, चूँकि मैंने बेहतर किसी टॉपर को भी टॉप कर जाते हैं, पता नहीं होता है कि टॉपर भी टॉप करता है। तो इसलिए मेरा सुझाव सभी स्टूडेंट को हमेशा रहता है कि मेंस में अच्छा स्कोर करो और अच्छे से राइटिंग को डेवलप करो। अगर आप मेंस का तैयारी अच्छे से करते हैं तो यकीनन आपका स्कोर जब अच्छा होगा तो आप रैंक और बेहतर पद को सुशोभित करेंगे। इसलिए मेरा जो स्ट्रगल रहा है बचपन से लेकर आज तक, कभी अवसर नहीं आया कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ूँ, अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ूँ। मैंने खुद सेल्फ स्टडी और निरंतर अपने एग्ज़ाम्स के प्रति सजगता बनाए को रखा और जब जो टारगेट सामने आया उसको अचीव करने का कोशिश किया। कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए और अगर आप ठान लेते हैं कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता हूँ। मैंने भी बीपीएससी को क्रैक फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, चूँकि मान के चला था कि इसी बार देना है और फिर कभी नहीं देना है। इसलिए एक बार और अंत बार यही मेरा रहेगा। तो यह मान के चलेगा तो स्टूडेंट ज़रूर क्रैक और सक्सेस हो सकता है। सर आपके सफ़र में जो मुख्य रूप से आपके साथ थे और आपका हमेशा आपका हिम्मत बढ़ाए, वैसे कोई आपके थे जो सफ़र में हमेशा आपके साथ रहे मंज़िल तक? देखिए, आपके साथ में बहुत ऐसे मित्र भी होंगे, तो आपके बस साथ ही होंगे। लेकिन अगर आप अच्छा करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको भी अच्छा लगेगा। चूँकि मैं हमेशा कोई न कोई आज भी मैं पढ़ता हूँ और मैं कुछ बुक्स को आज भी स्टडी करता हूँ जब समय मिलता है। पढ़ने के बाद इंस्पिरेशन मिलता है खुद से भी कि एपीजे अब्दुल कलाम हो या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैं इन दोनों से काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ और इन दोनों के जीवन को मैंने गहराई से पढ़ा है। चूँकि मैं रिसर्च किया हूँ, पीएचडी मैं किया हूँ अम्बेडकरवाद और मानवाधिकार पे। मैंने जीवन में उनके जीवन शैली को देखा है और उनके जीवन के बारे में अध्ययन किया हूँ कि कितने संघर्ष करते हुए और दुनिया में अपना एक मिसाल कायम किए और उनके पद चिन्ह पर और उनके कुछ अच्छे कार्यों को आत्मसात अगर कर सकूँ और तिनका भर अगर उनके
किए हुए कार्यों का अनुकरण कर सकूँ, तो मेरे लिए लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है। तो स्वाभाविक है अगर मैं आज मेरे प्रेरणा स्रोत के रूप में कोई हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम। चूँकि संघर्ष अगर कोई ज़िंदगी में देखा हो और संघर्ष से, उस झंझावत से बढ़ते हुए एक मिसाल कायम किया हो औरों के लिए, दूसरों के लिए, ऐसा नहीं कि स्वार्थवश अपने लिए। तो स्वाभाविक है कि कुछ इंस्पिरेशन वहाँ से मिला और कुछ वहाँ से मोटिवेशन होकर कुछ कोशिश करता हूँ, एक प्रयास होता है कि कुछ अच्छा कर सकूँ। सर एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि वैसे छात्र जो मेधावी हैं, जो घर से मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वैसे छात्रों को सर आप क्या कहना? मैं तो इसके पहले भी कई बार कहा हूँ कि जो बच्चे कहीं ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़े, संस्थान में ही दाखिला ले तभी वो सक्सेस हो सकता है। आप घर बैठे भी ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्गदर्शक सामने ही हो, आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। और किन्हीं छात्र में जिजीविषा है, जुनून है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए कठिनाइयाँ कुछ आ रही है। इंसान के अंदर कठिनाइयाँ नहीं होती है, कठिनाइयाँ लाया जाता है। समस्याएँ आती हैं, मैंने कहा है समस्याएँ आती है, समस्याओं से निकलने का कोशिश होना चाहिए। एक समस्याएँ आएगी, दूसरी समस्याओं का निदान ढूँढना है और स्वाभाविक है, आप में अगर वो क्षमता है, आप करना चाहते हैं, तो समस्याएँ बहुत छोटी पड़ जाती है। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएँ हैं। समस्याओं का अगर मैं चर्चा करने लगूँ, तो फिर घंटों 2 घंटा लग जाएगा। बस उन समस्याओं से निकलने कैसे है, बस आपका गोल सेट होना चाहिए, गोल के प्रति आपका ललक बना रहना चाहिए। तभी आप चुनौतियाँ बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में आएँगी, लेकिन चुनौतियों को अवसर के रूप में अगर आप लेते हैं, तो स्वाभाविक आप आगे बढ़ेंगे। सर एक आखिरी सवाल, अनुमंडल पदाधिकारी हैं आप, अनुमंडल पदाधिकारी के क्या कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं? अनुमंडल के कार्य और शक्तियाँ अनगिनत हैं। जिस रूप में डीएम के रूप में जिला में होते हैं, इसी तरह एसडीएम अनुमंडल के रूप में होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी आपके एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर है, उनके कार्य और शक्तियों, वहाँ जाके भी लोग देख सकते हैं। अगर इसके बारे में चर्चा कर लूँ, तो घंटों का वीडियो हो जाएगा। तो बहुत सारा कार्य है, आप डिटेल अगर देखेंगे, तो शॉर्ट में अगर मैं ब्रीफ करना चाहूँ, तो विधि व्यवस्था से लेकर जितने भी सरकार की योजनाएँ हैं, उन सभी योजनाओं में अनुमंडल पदाधिकारी का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रोल रहता है। कहीं भी किसी प्रकार की योजनाएँ चल रही है, उसमें अनियमितता ना हो, चाहे वो पेंशन, राशन या विधि व्यवस्था या आईसीडीएस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, किन्हीं भी डिपार्टमेंट को, चाहे लाइन डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, सभी में अनुमंडल पदाधिकारी का रोल निहित होता है। यहाँ तक कि कोर्ट भी यहाँ पे चलता है, तो हम लोग जुडिशरी का भी काम करते हैं। तो कार्य अनगिनत हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा बाद में की जा सकती है या हमारे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। ये थे एसडीएम पश्चिमी डॉक्टर अनिल कुमार दास, जिन्होंने स्पष्ट रूप से इनकी तैयारी, पूरी रणनीति और अनुमंडल पदाधिकारी के रहते हुए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है काम करना, इन सभी विषयों पे हमने बात किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश पांडे के साथ मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे आप।